ये उस लुटेरी औरत की कहानी है जिसके चलते चीन को यूरोप की सरकारों के सामने घुटने टेकने पड़े, जिसने 3 देशों की सेनाओं को युद्ध में हराया, जिसके पति की मौत के बाद जब उसकी सत्ता गई और लुटेरों ने एक महिला के नेतृत्व को खारिज कर दिया तो उसने ठंडी खामोशी बरती और कुछ बरस बाद गद्दी वापस पाई, अपने बेटे से ही शादी करके। इस औरत ने जिन शर्तों पर समर्पण किया आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये आज से 200 साल पहले समंदर में अपनी बादशाहत कायम कर चुकी शी यंग की कहानी है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा डेली शो तारीख। साल 1775 में जन्मी थी शी। जन्म से ही अनाथ थी, माता पिता का पता नहीं था। उस समय चीन में काफ़ी गरीबी थी और गरीब परिवार मजबूरी में या तो डाकू बन जाते या अपनी बेटियों को ब्रॉथल्स यानी वेश्यालय भेज देते। ये ब्रॉथल भी विशेष तरह के फ्लोटिंग ब्रॉथल्स होते थे, यानी पानी में तैरने वाले। तटीय क्षेत्रों में ये फ्लोटिंग ब्रॉथल्स बड़ी नावों में चलाए जाते। शी यंग भी 6 साल की उम्र में ही इन ब्रॉथल्स में सेक्स वर्कर बन गई, पर इसके साथ साथ वो अपने ग्राहकों के लिए पैसों के बदले जासूसी भी करती थी और जल्द ही इतने अमीर बन गई कि अपने इलाके में उनका वर्चस्व कायम होता गया। काम फिर भी जारी रहा। 26 साल की उम्र में उनकी मुलाकात हुई एक मशहूर पायरेट यानी समुद्री डाकू झेंग यी से। झेंग यी का उस इलाके में बहुत रुतबा था उस वक्त। वियतनाम और चीन के एक युद्ध में वो वियतनाम की तरफ से लड़े थे और चीन को हराया भी था। इस बात से आप इनकी ताकत का अंदाज़ा कुछ लगा सकते हैं। चीन तब भी बहुत ताकतवर था, पर ये सज्जन अपना दिल शी यंग के सामने हार गए। झेंग यी अपने भाई के साथ पायरेट्स के एक बड़े गुट की कमान संभालते थे और भाई की मृत्यु के बाद सारी ताकत अकेले उनके हाथों में ही आ गई। फिर भी जब शी यंग के सामने उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा तो शी यंग ने शादी से पहले एक शर्त रख दी। झेंग की लूट का आधा हिस्सा शी यंग का होगा। ये शर्त मंजूर हुई और 1801 में शादी भी हो गई और इसी शादी के बाद वो झेंग ये सो कहलाई जाने लगी। शादी के बाद झेंग ये की ताकत दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ी। जल्द ही वो 70,000 से ज़्यादा लुटेरों की कप्तान बन गए, जिनके पास 1200 से अधिक जहाज़ों की जिम्मेदारी थी। तस्करों पर भी उनका राज हो गया। 1805 तक पूरे साउथ चाइना सी पर केवल उनका ही राज था। अब इतने बड़े समूह को ठीक से चलाने के लिए उन्हें छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। हर हिस्से को एक विशेष रंग का झंडा दिया गया, लाल, काला, नीला, सफ़ेद, पीला और बैंगनी। ऐसे ही समुद्र को भी 6 हिस्सों में बांटा गया। खुद के लिए उन्होंने सबसे बड़ी फ्लीट में लाल झंडे को रखा। अब इतने बड़े सिस्टम का भविष्य भी सोचना पड़ता है, सो दोनों ने सहमति से मछुआरों का एक बच्चा गोद लिया, झांग बाओ। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि झांग बाओ झेंग ये सो को पसंद थे और उनको अपने पास रखने के लिए उसने अपने पति को उसे गोद लेने के लिए राजी किया। 2 साल के अंदर ही 1807 में झेंग ये की मृत्यु हो गई। अब तक शी यंग झेंग ये सो के नाम से जाने लगी थी। इसका मतलब ही होता है झेंग यी की पत्नी। मगर लुटेरों के समुदाय को एक महिला का राज स्वीकार करने में हिचकिचाहट थी। वही मर्दों की ओल्ड एज प्रॉब्लम, ईगो। लेकिन उन्होंने झेंग यी के 2 खास नेताओं को अपने विश्वास में लिया। अपने दत्तक पुत्र झांग बाओ को लाल फ्लीट का नेतृत्व दिलवाया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने ही बेटे से विवाह किया और सारी सत्ता धीरे धीरे अपने हाथों में ले ही ली। उन्होंने फिर नए कानून बनाए। ये कानून भले ही डाकुओं के लिए थे, मगर इसमें अच्छे समाज के ढांचे से मिलते जुलते काफ़ी गुण भी थे। मसलन बंदी महिलाओं से बलात्कार पर रोक, इस नियम का पालन न करने पर मौत की सज़ा, संपत्ति का बराबर बंटवारा और चोरी पर मौत की सज़ा। मौत की सज़ा कई बातों पर दी जाती थी, जैसे समूह को छोड़कर जाने पर यानी डिजर्शन, या फिर अनुशासनहीनता दिखाने पर। ग्वांगडोंग सरकार के लगभग सभी जहाज़ों को भी उसने धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब ये ग्वांगडोंग साउथ चाइना सी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसके अलावा उन्होंने नमक के व्यापार के लिए एक पासपोर्ट सिस्टम भी बनाया। इसके तहत नमक व्यापारियों को एक रकम देनी होती, बिना जिसके उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलती। इसके लिए टैक्स ऑफिसेस का भी निर्माण किया गया। थोड़े कोअर्शन, थोड़े डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल होता था। तट के गांवों को किसी दूसरे डाकुओं के दल को सहायता नहीं करने दी जाती थी। वही लॉयल्टी और रिवॉर्ड्स वाला सिस्टम जो डर से चलता। खाने पीने का सामान इन्हीं गांवों से आता। खाने पीने के अभाव में बाकी डाकुओं के दलों को थक हार कर कहीं और जाना ही पड़ता। 1809 तक इनका आतंक कितना बढ़ गया कि चीनी सरकार मदद मांगने यूरोपियन शक्तियों के पास पहुंच गई।
चीनी, ब्रितानी और पुर्तगाली नौसेनाओं ने मिलकर एक रोज उन पर हमला कर दिया, लेकिन फिर भी मुंह की इन्हें ही खानी पड़ी। एक बार तो युद्ध के दौरान उसने अमेरिकन कार्गो को खदेड़ा, पुर्तगाल का एक जहाज कब्जा लिया। इसके अलावा थाईलैंड को जाता हुआ एक ट्रिब्यूट मिशन, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजे जाने वाले तोहफों से भरी नाव को भी लूट लिया, और ये सब एक ही दिन में किया गया। युद्ध में तमाम कोशिशों के बाद भी चीनी सरकार और यूरोपियन सेनाएं हारी, पर हुआ ये कि जेंग ये सो का मन शायद थोड़ा पिघला। उन्होंने खुद ही सरकार के सामने 1810 में सरेंडर किया, मगर सरेंडर भी अपनी शर्तों पे किया। शर्त रखी कि किसी भी लुटेरे को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, लूट का सामान लौटाया नहीं जाएगा, केवल हथियार और कुछ जहाज सरकार को सौंपे जाएंगे। हालांकि 20 जहाज़ों का स्वामित्व जेंग ये सो और झांग बाओ के पास तब भी रहेगा। इच्छा अनुसार उन्हें चीनी नौसेना में अधिकृत रूप से नियुक्ति दी जाएगी। जेंग ये सो को सरकार द्वारा पेंशन भी दी जाएगी। अब सोचिए, ये सारी शर्तें चीन ने मानी और उसके बाद अब वो ग्वांगडोंग जाकर बस गई और वहाँ जुए का बिजनेस करने लगी। इसके बाद उनकी ज़्यादा कहानियाँ मिलती नहीं हैं, पर लहरों पर राज करने वाली ये लेडी किस्सा गोई करने वालों के फेवरेट बनी ही हुई है। हैरानी की बात यह है कि आज भी ये समुद्री डाकू अपना आतंक कायम रखने में कामयाबी है। गिनी की खाड़ी, जो कि अफ्रीकी तट पर अटलांटिक सागर में स्थित है और विश्व की खतरनाक खाड़ियों की लिस्ट में शामिल है, उसका कारण यही समुद्री लुटेरे हैं, समुद्री डाकू हैं, जिनका शिकार हर साल आज भी कम से कम 100 जहाज बनते ही हैं। तो ये था आज का तारीख का एपिसोड, जो यहीं कंक्लूड होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही ऋचा ने और रिकॉर्ड किया था आलोक ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।